नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सुबह की 5 वो बड़ी खबरें जिन पर आज रहने वाली है हमारी नजर। सबसे पहले बात आफताब की करेंगे। आफताब से सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। पोस्ट नार्को टेस्ट आज उसका होगा। तिहाड़ जेल जाएगी एफएसएल की टीम और आफताब से कई सवाल जवाब किए जाएंगे। नार्को टेस्ट हो चुका है आफताब का। इसके बाद बात करेंगे सरकार और बेरोजगारों की बात की। आज निमंत्रण मिला है बेरोजगारों को, सरकार की तरफ से न्योता दिया गया है बातचीत का। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सदस्य अध्यक्ष जाएंगे, सरकार से मुलाकात करेंगे और बातचीत होगी कई लंबित पड़ी हुई भर्तियों पर। फिर बात होगी कहां पर निकाले गए खाते से 50 लाख रुपए, और फिर कोटा में दुकान में क्यों हुआ दंगल, और इसके बाद लगातार हो रहे हादसों की बात करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। उससे पहले बड़ी खबर है अजमेर से बहरोड में होंडा शोरूम के मालिक से ठगी की गई। कमल यादव के खाते से 50 लाख रुपए निकाले गए। बैंक मैनेजर को होंडा के नाम से एक व्हाट्सएप कॉल आया। मैनेजर से 6 खातों में 50 लाख ट्रांसफर करवा लिए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल अलवर के बहरोड कस्बे में होंडा शोरूम के मालिक कमल यादव के खाते से 50 लाख रुपए 6 अलग अलग खातों में आरटीजीएस होने के बाद कमल यादव के होश उड़ गए। खाते से एकदम 50 लाख रुपए गायब होते ही कमल यादव ने बैंक प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी। इसके साथ ही उन्होंने बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मामला बड़ा होता देख पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। पीड़ित ने जब बैंक मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि आपने ही तो व्हाट्सएप कॉल पर खातों में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने का फोन किया था। जिसके बाद कमल यादव बैंक पहुंचे और बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का आरोप लगाया। फिलहाल अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। और खबर कोटा से, जहां एक दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट की गई। बदमाशों ने व्यापारी पर लाठियों से हमला कर दिया। घायल व्यापारी नरेंद्र अंबानी नाम बताया जा रहा है, जिन्हें एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। बदमाशों ने आरोप अब व्यापारी लगा रहे हैं कि बदमाशों ने सोने की चेन और 10,000 रुपए भी उड़ा लिए। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रामपुरा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। रामपुरा के बास बल्ली मार्केट की यह घटना है। ये तस्वीरें देखिए, व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से चोटिल व्यापारी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुकान में घुसे खुद बदमाश और व्यापारी से जमकर मारपीट, सोने की चेन और 10,000 रुपए भी उड़ा लिए। दुकान है सर बासबल्ली मार्केट में, हमारे कटले हैं वहाँ पे सर। इन्होंने अवैध रूप से अपने बालकनी में कूलर रख रखा था और अपनी दुकान पे मुनक्का भांग की गोली में बेचते हैं साहब। इनको मना किया 3-4 बार, नहीं रुके सर। इनको बोला हमने कि कूलर अपना हटा लीजिए, तो ये नहीं माने सर। और उल्टा कल घर पे आके घर पे भी इन्होंने लड़ाई करी सर पापा के साथ अकेले। और आज जब दुकान पे समझा रहे थे तो समझाते इन्होंने हाथापाई करी। पापा की 3.5 लाख रुपए की चेन ले ली और दुकान के ऑफिस के कांच तोड़ दिए। ऑफिस में 30-40 हज़ार रुपये नकदी पड़ी थी सर, वो निकाल ली इन्होंने। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। हरिपुरा चौराहे पर गुंडों का तांडव। दुकान के बाहर बैठे लोगों पर यहाँ असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने देखिए किस तरह से हमला किया। आसपास की दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी में हमले की तमाम तस्वीरें ये कैद हो गई। गुंडों के हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। 10 गाड़ियों में ये 40 से ज्यादा हथियार बंद बदमाश आए थे। इसके बाद इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बड़ी खबर। और ये तस्वीरें देखिए, आसपास की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ करते, मारपीट करते ये बदमाश। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी में कैद ये हमले की तस्वीरें। सुनियोजित साजिश के तहत ये लोग पहुंचे यहाँ पर। चेहरे को कवर कर पूरी तरह से नकाबपोश बदमाश यहाँ पहुंचे और दुकान के बाहर बैठे लोगों पर जमकर हमला किया, तोड़फोड़ की। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान सरहद से पकड़े गए युवक से पूछताछ लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान सरहद पर पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ हुई।
संयुक्त जांच कमेटी अब कड़ाई से पूछताछ कर रही है। बिहार से बॉर्डर आने तक की इससे पूछताछ की जा रही है। सीमा के पास ये देखिए, ये संदिग्ध जिसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है, इस व्यक्ति को बीएसएफ ने पकड़ा था। बाद में बीएसएफ ने संयुक्त जांच कमेटी को इसे सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान की सरहद से इस युवक को पकड़ा गया था। बिहार से बॉर्डर तक आने तक की इससे पूछताछ अब की जा रही है। संयुक्त जांच कमेटी इससे पूछताछ कर रही है। सीमा के पास इस युवक को पकड़ा था, इसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है। बीएसएफ ने इसे पकड़ा और फिर संयुक्त जांच कमेटी के सुपुर्द कर दिया। श्रीकांत मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या कुछ बताया इसने पूछताछ में अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ द्वारा कुछ दिन पूर्व भारत पाकिस्तान सरहद पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया था। उस संदिग्ध को अब जेआईसी किया गया है, पहले पुलिस को सुपुर्द किया गया और अब पुलिस ने जो है वो संयुक्त जांच कमेटी जेआईसी को उस संदिग्ध को सुपुर्द कर दिया है। कड़ाई से इस संदिग्ध से पूछताछ जो है वो की जा रही है। खुफिया एजेंसी युवक से बिहार से जैसलमेर आने तक की कहानी और उससे जुड़ी कड़ियां खोलने का प्रयास कर रही है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास घूमते हुए प्रकाश नाम के युवक को पकड़ा गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने मंगलवार को उसे पुलिस को सुपुर्द किया और अब उसकी जेआईसी की गई है, जहां उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। सभी जांच एजेंसियां संयुक्त रूप से उससे जांच करेगी और पूछताछ का जो दौर है वो लगातार करेगी। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बताया इसने, कैसे पहुंचा सरहद तक, क्या कुछ बता पाया अब तक? सबसे पहले प्रथम दृष्टया इसमें जो है वो मंद बुद्धि के जो है वो कई लक्षण देखे गए, जिसके बाद बीएसएफ ने इससे पूछताछ की तो बीएसएफ को शक है कि हो सकता है कि इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये मंद बुद्धि है या नहीं, इसके लिए उसे पुलिस को सौंपा गया। इसके बाद संयुक्त जांच एजेंसियां ने इसको अपने अंडर में ले लिया। अब जब इसकी जांच होगी उसके बाद ही खुलासे हो पाएंगे ये सही में मंद बुद्धि है और गलती से आया है या फिर यह कोई जासूस है। ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है जोधपुर से, जहां एक्सीडेंट के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार युवक जिंदा जल गए। शेरगढ़ से बालोतरा की तरफ ये कार जा रही थी। मृतकों की अब तक हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भयावह है, कितना भीषण रहा होगा। आग लगने के बाद कार सवार बाहर ही नहीं निकल पाए। फिलहाल ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि कार सवारों की मौत एक्सीडेंट के बाद ही हुई या फिर आग के बाद। जोधपुर से खबर, जोधपुर से तस्वीरें। एक्सीडेंट हादसे के बाद इस कार में भीषण आग लगी और इसमें सवार युवक जिंदा जलने से युवकों की मौत। शेरगढ़ से बालोतरा की तरफ ये कार जा रही थी। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसा इतना भयानक था, इतना भीषण था कि आग लगने के बाद, हादसे के बाद कार सवार युवक कार से बाहर ही नहीं निकल पाए। अब जांच की जा रही है कि इन युवकों की मौत कैसे हुई, क्या एक्सीडेंट के तुरंत बाद मौत हो गई या फिर आग में जलने से इन युवकों की मौत हुई। ये तस्वीरें जोधपुर से। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में बानसूर कोटपुतली मार्ग पर तेज गति में आ रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बानसूर के कानपुरा गांव के रहने वाले थे और बानसूर से कोटपुतली बाइक से जा रहे थे। बानसूर की नई सड़क पर हुए इस दर्दनाक हादसे में बाइक चकनाचूर हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस ने मृतकों की पहचान कानपुरा गांव निवासी प्रदीप, ललित, राजपूत, नवीन कुमार और राहुल के रूप में की है। और आज बेरोजगारों को न्योता मिला है सरकार की तरफ से। बातचीत की जाएगी बेरोजगारों से। सरकार बेरोजगारों के मसले पर बातचीत करेगी।
सीएमओ से बेरोजगार एकीकृत महासंघ को बातचीत का न्योता मिला है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी भर्तियों पर भी बातचीत होगी। इस वार्ता के दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा के साथ बेरोजगारों की वार्ता होगी। बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत अन्य लोग इस बातचीत में, इस वार्ता में शामिल होंगे। सरकार और राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बीच आज वार्ता। चिकित्सा विभाग की भर्तियों पर बातचीत होगी। बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएमओ से बेरोजगार एकीकृत महासंघ को बातचीत का न्योता दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा के साथ आज अहम वार्ता बेरोजगारों की। सीएम अशोक गहलोत का झालावाड़ दौरा। आज मुख्यमंत्री झालावाड़ दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 1:45 पर रायपुर कृषि उपज मंडी हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2:45 पर रायपुर से झालावाड़ जाएंगे। शाम 4 बजे झालावाड़ से कोटा जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का झालावाड़ दौरा। आज सीएम गहलोत झालावाड़ दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:45 पर रायपुर कृषि उपज मंडी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2:45 पर रायपुर से झालावाड़ जाएंगे। शाम 4 बजे झालावाड़ से कोटा जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। खबर जयपुर से है। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में हुई फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बदमाश तलवार, सरी और पिस्तौल से लैस थे। बदमाश अपनी गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से भाग गए। घटना गोदावरी अपार्टमेंट में सी ब्लॉक की है। मामले में गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। तलवार, सरी और पिस्तौल से लैस होकर बदमाश यहां पहुंचे थे। गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। बदमाश अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी से यहां से भाग गए। गाड़ी जब्त कर ली गई है, जांच की जा रही है। वो गोदावरी अपार्टमेंट में वहाँ चाय पी रहा था। कुछ लोगों ने आके उसकी गाड़ी पे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो गोदावरी अपार्टमेंट की तरफ भागा जी। तो पीछे से 4-5 लोग थे जिन्होंने पीछा करके उसे पीछे से गोली मार दी। कितनी गोली मारी है सर? 2 गोली जी। हाँ, वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद उसको जीवन रेखा हॉस्पिटल, उसके बाद SMS उसको मरते कोशिश कर दिया। सर वारदात के वक्त अकेला था या कोई और भी साथ में? नहीं, साथ थे। कौन? एक दो उसके दोस्त रिश्तेदार साथ थे। हत्या की वजह से सामने आई है सर अभी तक? आपस में रंजिश। नामजद हुए मुझे? हाँ, जाने कल जल्दी ट्रेस आउट करके पकड़ लिए जाएंगे। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात प्रतापनगर इलाके में सेक्टर 29 में गोदावरी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में हुई, जहां पर महेंद्र मीणा नाम का युवक अपने रिश्तेदारों के साथ में चाय की थड़ी पर चाय पी रहा था और वहीं थार जीप में आए बदमाशों ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद महेंद्र मीणा, उसका साला संदीप और 2-3 अन्य साथी वहां से भाग कर निकले और बदमाशों ने सबसे पहले महेंद्र मीणा का पीछा किया, उसे गोली मार दी। करीब 100 मीटर तक अपनी जान बचाकर भागे महेंद्र मीणा के। गोली लगने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये निशान है, खून के निशान है, यहीं पर महेंद्र मीणा की सबसे पहले फायरिंग की गई, उसकी पीठ में गोली मारी गई, जिसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियारों से महेंद्र मीणा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महेंद्र मीणा गंभीर घायल हो गया और महेंद्र की उपचार के दौरान SMS हॉस्पिटल में मौत हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं ये जगह जहां पर गोदावरी अपार्टमेंट का सी ब्लॉक है, यहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर महेंद्र मीणा आज देर शाम को अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साले संदीप और अन्य लोगों के साथ में चाय पी रहा था। सबसे पहले थार जीप में हथियार बंद बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में बदमाशों ने महेंद्र मीणा की गाड़ी की टक्कर मारी, जिसके बाद में जब बदमाशों का हमला होते हुए देखा तब महेंद्र मीणा अपने परिवार के लोगों के साथ वहां से भाग निकला, अपने साथियों के साथ भागा, लेकिन महेंद्र मीणा अपनी जान को बचा नहीं पाया। आखिरकार बदमाशों ने उसे धर दबोचा और उसके बाद फायरिंग की और ताबड़तोड़ हथियारों से वार करने के बाद में बदमाश वहां से भाग निकले। तो फिलहाल
पुलिस ने कुछ आरोपियों को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध जो हैं पुलिस की हिरासत में भी है, उनको नामजद कर लिया गया है और प्रतापनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सवाई माधोपुर के बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने विद्युत वितरण निगम कार्यालय में पहुंचकर एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल विधायक को लगातार लोगों से बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विधायक बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंची और वहीं प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा पैसे लेने की शिकायत मिली तो विधायक ने तुरंत खड़े होकर कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। साथ ही कार्यालय से दूर रहने की हिदायत भी दी। विधायक ने रजिस्टर की जांच की और किसानों को ट्रांसफार्मर समय पर देने की भी बात कही। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच 3 दिन से चल रही वार्ता आखिरकार सफल हो गई। सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने एक कमेटी भी गठित करने की बात कही है, जो 1 महीने के अंदर एमबीसी के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर समाधान करेगी। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम सरकार के इस फैसले से खुश हैं और समाज में खुशी की लहर है। बैंसला ने कहा कि अब राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत होगा। बैंसला ने स्वीकार किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें श्रीगंगानगर से ही क्यों ना लड़ना पड़े। बेसिक नंबर्स जो थे वो जनरल ओबीसी के बराबर एमबीसी के रखे गए थे। वहाँ एससी और एसटी को विशेष शिथिलता दी गई है पूर्व में। उसी विशेष शिथिलता को एमबीसी वर्ग को भी दिया जाएगा और भविष्य में ये भर्तियां उस शिथिलता के अनुसार पूरी भरेंगी। इस प्रकार की भी आज चर्चा हो गई है और इस नियम को भी भविष्य की सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और अशोक जी को, जिन्होंने खूब मशक्कत करके और पूरी टीम को, अवाना जी, यादव जी और कल्ला साहब को और सबको, पूरी ब्यूरोक्रेसी को। झगड़े काफ़ी हुए, झगड़े होते हैं तभी तो कुछ रिजल्ट निकलता है, नहीं तो अब चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट बैकलॉग इम्प्लीमेंट हो रहा है एमबीसी कम्युनिटी के लिए, क्लास के लिए। ये राजस्थान में आने वाले एमबीसी समाज की आने वाली नस्लों के लिए और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मैं इतना जानता हूं। कर्नल साहब का सपना था कि बैकलॉग हमारे राजस्थान में एमबीसी के लिए इम्प्लीमेंट हो। जैसे एससी और एसटी बैकलॉग का बेनिफिट लेते हैं, वैसे एमबीसी समाज भी बेनिफिट ले। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों का धरना अब खत्म हो गया है। समितियों का गठन नहीं होने से नाराज थे पार्षद, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे काफी दिनों से। मंत्री खाचरियावास और विधायकों की मौजूदगी में अब इन्होंने अनशन खत्म किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहले भी इनसे मुलाकात की थी, अब जूस पिलाकर इनका अनशन खत्म करवाया गया। समितियों के गठन को लेकर पिछले 10 दिनों से पार्षद धरना दिए हुए थे और मंत्री महेश जोशी मौके पर पहुंचे हैं। मेयर मुनीश गुर्जर भी यहां पर है और फिलहाल धरना स्थल पर धरना टूटा जा चुका है। वहीं मंत्री महेश जोशी से हम बातचीत करेंगे। सर, काफी समय लग गया समितियों के गठन को लेकर बातचीत करने में। पिछले साल भी आश्वासन दिया गया था और इस साल भी अब आश्वासन ही दिया गया है। निश्चित रूप से समय लगा, आपकी बात एकदम ठीक है। पार्षदों का जो नाराजगी है वो भी ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जब से चुनाव हुए, कोरोना काल में चुनाव हुए, हम सबके सामने, सरकार के सामने, मेयर के सामने, कांग्रेस के एमएलए के सामने, कांग्रेस के पार्षदों के सामने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने, सबके सामने जो मुख्य मुद्दा था पिछले करीब, अब से अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं तो 1.5 साल तक का वो जो चुनाव के बाद का समय था, वो कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी थी। ये पिछले 4-6 महीने में जो कोऑर्डिनेशन हम जिस तरीके से बनाना चाहते थे, वो कोऑर्डिनेशन ये समझ लीजिए कि अभी बन नहीं पाया, लेकिन बहुत शीघ्र हम इसका ये कोऑर्डिनेशन बना लेंगे। 1-2 दिन के अंदर हम आपस में मिलकर विचार विमर्श करके जो फैसले करने हैं, जो प्रस्ताव बनाने, वो प्रस्ताव बना के और सर्वसम्मति से उन कमेटियों के प्रस्ताव को सरकार को भेजे जाएंगे, जिससे तुरंत कमेटियों का गठन हो सके। सर, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, आपने कहा, क्या वजह रही इसके पीछे? नहीं, व्यवस्थाएं रही, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी रही, बहुत सारे कारण है।
लेकिन इसके लिए किसी पे दोषारोपण नहीं है, क्यों नहीं बन पाई। ये परिस्थितियां ऐसी थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। मेयर मुनीश गुर्जर भी यहाँ मौजूद है। मैम, आज धरना समाप्त हो चुका है। पार्षदों को उम्मीद है कि अब कमेटियां बन जाएगी और आगे काम धरातल पर दिखाई देगा। क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, निश्चित तौर पर मंत्री महेश जोशी जी हमारे साथ हैं। अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह के गए हैं, अमीन भाई, रफीक भाई कह के गए हैं। तो निश्चित तौर पर कमेटियां जल्द से जल्द बनेगी और जो हमारे पार्षद, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, इनकी नाराजगी भी जायज थी, तो अब इनके चेहरे पे खुशियां भी डबल होंगी। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। G20 देशों की अध्यक्षता अब भारत के हाथ में है और भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक उदयपुर में आयोजित होगी। भारत को अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर के ऐतिहासिक इमारतों पर आकर्षक साज सज्जा करते हुए जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर उदयपुर के सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, उस पर भी आकर्षक सजावट की गई है। यहाँ भी 7 दिसंबर तक आकर्षक लाइटिंग रहेगी और ये ऐतिहासिक इमारत जगमगाती रहेगी। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शिमाली। भर के 100 मॉन्यूमेंट्स पर लाइटिंग करके जश्न मनाया जा रहा है और उदयपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक 5 से 7 दिसंबर के बीच में उदयपुर में आयोजित होगी। तो इस समय मैं उदयपुर के एकलिंग जी के समीप स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर में मौजूद हूँ और ये पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ ये मंदिर आता है। इसे सास बहु मंदिर के रूप में भी पूरे देश में पहचाना जाता है। यहाँ पर जो कला देखने को मिलती है वो वाकई में अनूठी है और इसी वजह से इस कला को संरक्षित करने के लिए इस मंदिर को पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ दिया गया है। आप देखिए कि खूबसूरत लाइटिंग पूरे मॉन्यूमेंट्स पर की गई है, पूरे मंदिर पर खूबसूरत लाइटिंग की गई है। ये G20 देशों की अध्यक्षता भारत को जो मिल रही है, उस उपलक्ष्य में खुशी के मौके पर यह लाइटिंग जो है इन सभी मॉन्यूमेंट्स पर यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत जो है सहस्त्रबाहु का जो ये मंदिर है, जिसे सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, यहाँ खूबसूरत लाइटिंग कर इसे चमकाया गया है। अभी और भी यहाँ पर कार्य जो है लगातार जारी और 7 दिसंबर तक, जब तक पहली बैठक उदयपुर में आयोजित नहीं होगी, तब तक यहाँ पर इस तरह की जो लाइटिंग है वो लगातार लगी रहेगी। रोजाना रात को जो लाइटिंग है वो यहाँ पर लगेगी। ये एक खुशी मनाने का जो तरीका है, ये जो केंद्र सरकार ने अपनाया है कि देश भर के 100 मॉन्यूमेंट्स पर लाइटिंग की गई है, उसमें उदयपुर का सहस्त्रबाहु मंदिर मतलब सास बहु मंदिर जो है वो भी शामिल है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। ऐसे में पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश की 100 ऐतिहासिक धरोहरों में भव्य सजावट की गई है। दौसा के आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी चांद बावड़ी का परिसर आकर्षक रोशनी से जगमग है। चांद बावड़ी की सीढ़ियों पर G20 प्रदर्शित किया गया है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इसी तरह दौसा की चांद बावड़ी सहित देश की 100 ऐतिहासिक धरोहरों में रोशनी की जाएगी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ फोर्ट पर भी G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की तैयारी शुरू हो गई है। भारत को G20 की औपचारिक अध्यक्षता मिलने के अवसर पर विश्व हेरिटेज में शुमार राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर्षक लाइटिंग की गई। लाइटिंग के जरिए G20 के प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित किया गया। G20 समिट की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद सरकार के निर्देश प्रदेश के ऐतिहासिक इमारतों पर आकर्षक सजावट की गई है। चित्तौड़गढ़ में भी ऐतिहासिक दुर्ग पर दूधिया सजावट की गई। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला जो विश्व विरासत में शामिल है, उस पर सफेद रोशनी की गई। वहीं कालिका माता मंदिर, विजय स्तंभ, कुंभा महल पर पीली सजावट कर दुर्भाग्य कुंभा महल और विजय स्तंभ पर समिट से जुड़ा बैनर प्रकाशित किया गया। वहीं तोपखाना भवन के पास LED लाइटिंग के माध्यम से प्रोजेक्टर के जरिए G20 समिट के बैनर का प्रदर्शन किया गया। भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली है, इसके तहत पूरे जो देश में जो हमारे 100 ऐतिहासिक स्थल हैं उन पे लाइटिंग की जा रही है, जिसमें हमारे चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी है। आसपास के क्षेत्र में आप देखोगे जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट है, वहाँ पर लाइटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे जो मुख्य स्थल हैं, जैसे कि हमारा
विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कालका जी मंदिर है, इसके आसपास जो है जो आर्कियोलॉजी विभाग के द्वारा लाइटिंग की जाएगी और ये लाइटिंग जो है 7 दिन तक रहेगी। भारत G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से भारत ने ग्रहण की। इस मौके पर जैसलमेर के सोनार दुर्ग सहित प्रदेश की 8 ऐतिहासिक इमारतों में रोशनी की गई है। G20 के प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से रोशन किया गया। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद इंडोनेशिया ने भारत को मेजबानी सौंप दी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं इस वक्त सोनार दुर्ग की, क्योंकि देश भर में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 से 7 दिसंबर तक होने वाले कार्यक्रमों में जैसलमेर के अंदर सोनार दुर्ग को सजाने का कार्यक्रम था, लाइटिंग का कार्यक्रम था। G20 का जो प्रतीक चिन्ह है उसे प्रदर्शित किया गया है। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से देश जो है वो आज उत्साह बना रहा है और 100 इमारतों में जैसलमेर के सोनार दुर्ग को भी सम्मिलित किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर पुरातत्व विभाग के मुकेश मीणा है, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जो है वो किया गया था और G20 शिखर सम्मेलन के बाद जब भारत को मेजबानी मिली है तो इस वर्ष क्या कुछ कार्यक्रम होने जिसको लेकर आज ही केंद्रीय संरक्षित स्मारक जैसलमेर दुर्ग के अंदर G20 की अध्यक्षता मिली है। इसकी अपेक्षा में हम लाइटिंग का कार्य करें मंदिरों के ऊपर और G20 का लोगों की लाइटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ की जो परकोटे में लाइटिंग का जो प्रोग्राम था उसको भी हमने चारों तरफ से लाइटिंग की है और यही किया है हमने। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। देश की सुरक्षा का सवाल आते ही आपके जहन में एक ही तस्वीर बनती है। सीमा पर कंटीले तारों के पास हथियारों से लैस खड़े बीएसएफ जवानों की। उसी बीएसएफ को आज 58 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान की ये खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप हो या बर्फ में दबे पैर, आसमान से बरसती आफत हो या जमीन से आग उगलती रेत, हर परिस्थिति से जूझने के लिए सीमा पर डटी रहती है बीएसएफ। बीएसएफ न सिर्फ दुश्मनों के इरादों को पस्त करती है बल्कि हर रोज प्रकृति का भी मुकाबला करती है। कच्छ के रण से लेकर कश्मीर में बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान सीमा की सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद रहते हैं। देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर से लगती है। देश की सर्वाधिक लंबी 471 किलोमीटर की सीमा जैसलमेर की है। जैसलमेर की पहली चौकी नाचना से पहले फतुवाला है, तो जैसलमेर और राजस्थान फ्रंटियर की अंतिम चौकी रायथनवाला है। इस 471 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान फ्रंटियर की 122 चौकियां हैं, जिसमें हजारों जवान देश की रक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इन जवानों की कड़ी और चौकस निगाहें ही हैं जो सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। 1965 में बीएसएफ की स्थापना के बाद 1971 में युद्ध के समय सेना के साथ बीएसएफ के जवानों ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान इस तरफ से कभी भी हमले की हिमाकत नहीं कर पाया। सभी प्रांतों से आए बहादुरों का दल सीमा सुरक्षा बल, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, आज वो 58 वर्ष का हो चुका है। 1965 में स्थापना के बाद 1971 के युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान और अन्य दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली बीएसएफ आज अपना 58वां राइजिंग डे बना रही है। देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के 13 फ्रंटियर हैं। सभी एक से बढ़कर एक। बीएसएफ का ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को जवानों ने हमेशा साकार किया है। जैसलमेर ऐसी जगह है जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री के पार, तो वहीं सर्दियों के मौसम में रात का तापमान माइनस में पहुंच जाता है, लेकिन जवानों के कदम डगमगाते नहीं हैं। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल लेते हैं और उस जगह के मुताबिक हम अपने जो ड्यूटी और जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हैं और सजग प्रहरी सुरक्षित सीमा के मोटो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नापाक अपने इरादे पूरे करने के लिए और उसको नाकाम करने के लिए आपने जैसे देखा कि हमारी महिला प्रहरी जवान रात में दिन में हमेशा अलर्ट रहते हैं
और कोई भी ऐसी नापाक हरकत अगर हमारे पड़ोसी देश से होती है तो इसको हम खत्म कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीएसएफ का काम सिर्फ देश की सुरक्षा करना है। सिविक एक्शन के माध्यम से बीएसएफ द्वारा बॉर्डर के गांवों में पीने के पानी से लेकर दवा तक पहुंचाई जाती है। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा देने के क्षेत्र में भी बीएसएफ हमेशा आगे रहा है। चिकित्सा की सुविधाएं कम है और न के बराबर है, तो वो चिकित्सा सुविधा हम उनको वहाँ पे जाके मुहैया करते हैं, मेडिकल कैंप्स लगा करके। स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम उनके जाकर के स्कूलों में प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उनको पाठ्य पुस्तकें और कॉपी वगैरह उनको प्रोवाइड करके, उनको स्टेशनरी आइटम प्रोवाइड करके बच्चों के अंदर में पढ़ने के प्रति लगन या भावना पैदा करते हैं। जिस प्रकार से देश प्रेम होता है तो हमें ठंडी का एहसास नहीं होता है, और हमें ट्रेनिंग भी इस प्रकार से दी जाती है, उससे भी हमें काफ़ी परिस्थितियों में कैसे रहना है वो आ जाता है। बीएसएफ के अधिकांश जवान हमेशा दुर्गम क्षेत्रों में ही पहरेदारी करते हैं। बर्फीली पहाड़ियां, रण, दलदल, बरसात, मरुस्थल, नदी नाले और घने जंगल बीएसएफ के जवानों की कर्मस्थली है। जब तू सीमा पर होता है मेरा देश चैन से सोता है। जीवन पर्यंत कर्तव्य के बढ़ते कदम देश की रक्षा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएसएफ की, जो आज 58 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी जज्बा और जोश वही है। उनकी निगाहें दिन रात हमारे देश की रक्षाओं की निगहबानी करती है और सुरक्षा में तैनात रहती है। बारिश हो, गर्मी हो या फिर कड़क की जो ठंड, लेकिन इस सभी मौसमों और विषम परिस्थितियों से लड़कर वो प्रकृति को जीतते हुए देश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन के साथ सो सकें। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो यह आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।